दक्षिण भारत में कैसे आंकड़े बढ़ेंगे? क्योंकि जब आप 400 पार की बात कर रहे हैं तो नंबर लाएंगे कहाँ से? दक्षिण भारत में ही फोकस है। देखिए, हम देश को दक्षिण और पूरब और उत्तर में नहीं ढालते। 85 सालों के अंदर जो व्यवस्थाएं बन गई विपक्ष के राज में, कांग्रेस के राज में, उनको धीरे धीरे बदलने में समय थोड़ा सा लगेगा। थोड़ा सा एक वहां की राजनीति का एक तरीका था। जब मैं और हमारी मंत्री जी निर्मला जी थी, हम लोग तमिलनाडु में गए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे कल्चर मिनिस्ट्री का एक प्रोग्राम था। तो वहां लोगों ने पोस्टर लगा रखे कि मैं हिंदी थोपने आया हूं। अब आप इसको कुछ भी कर दीजिए, उनको भावनात्मक रूप में भटकाइए। निर्मला जी भी मेरे साथ थी। हमने कहा भाई अच्छा, हमारी भाषा क्योंकि समझ नहीं आ रही थी इनको, तो हमने कहा भाई मेरा कौन सा एजेंडा है, मैं तो यहाँ का आर्कियोलॉजिकल सर्वे का ये काम करने आया हूँ। अब आप इसका विरोध सिर्फ इसलिए करें कि महेश शर्मा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदी का एजेंडा थोपने आए। तो ये उनका अपना एक राजनीतिक तरीका था। धीरे धीरे हमारा वोट प्रतिशत, हमारी स्वीकार्यता वहां पर साउथ में भी बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। राहुल गांधी वायनाड से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीत जाएंगे आपको लगता है इस बार? तो देखिए, एक नेता को अपनी कर्मभूमि, अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि छोड़कर कहीं जाना पड़ रहा होगा, इस फैसले में बड़े सारे प्रश्न छुपे हैं। उस प्रश्नों का वो जवाब दे। रायबरेली, अमेठी उनकी कर्मभूमि थी, क्यों उनके हाथ से खिसकी? पूरा देश उनकी बपौती मानते थे वो, क्यों उनके हाथ से खिसका? उनके अपने कार्यकलापों के कारण। तो आज आप उन्हीं से सवाल पूछिए कि क्यों आपको रायबरेली, अमेठी अब रास नहीं आ रही, या उनको आप रास नहीं आ रहे? आपका जो इलाका है उसमें जितनी हाई राइज है, जितना डेवलपमेंट है, उतने ही अलग अलग स्तर के लोग भी हैं। कोई ऐसे 3 काम जो आपने अपने इलाके और देश के लिए किए हो 5 साल में? देखिए, मेरा बड़ा अच्छा सौभाग्य है कि पार्लियामेंटेरियन रहते हुए, मिनिस्टर रहते हुए, मेरे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझ पर रहा। अपने क्षेत्र के लिए जो भी मैं उनसे मांगने गया, उन्होंने मुझे मुक्त हाथ से दे दिया। और आज मेरे पास कहने को ये है कि मैं शायद, देखिए वाराणसी के तो नेता प्रधानमंत्री जी हैं ही, मैं आज अगर कहूं तो जितना कुछ प्रोजेक्ट, लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट मैं अपने क्षेत्र में ले आया, और उसमें बाकायदा मेरा संघर्ष रहा। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। जेवर एयरपोर्ट आप भी जानते हैं, भिवाड़ी में जा रहा था, रोहतक जा रहा था, और यहां तक कि आगरा भी जा रहा था। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को कन्विंस कर पाया कि साहब इसकी जरूरत और इसकी उपयोगिता जेवर से होगी। जेवर मेरी कंस्टिट्यूएंसी जो 5 है उनमें सबसे बैकवर्ड क्लास था, सबसे बैकवर्ड। 2 लाख रुपए बीघा वहां जमीन थी, आज वह जमीन 50 लाख रुपए। विपक्ष कहता है कि सांसद बोल ही नहीं पाते हैं प्रधानमंत्री के सामने, डरे रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सब तो बोलते नहीं हैं कुछ भी उनके आगे। मेरे कमरे में कुछ चित्र लगे हुए हैं जो आपने भी देखे हैं कि प्रधानमंत्री जी जैसा अभिभावक, एक ट्यूटर, एक टीचर, एक मेंटर, एक गार्जियन के रूप में उनकी बहुत बड़ी सुनने की क्षमता है। वरना लोग बाहर आके कहते हैं क्या था, ये था, वो था। सब लोग संतुष्टि के भाव से आते हैं। क्या डॉक्टर महेश शर्मा को ये भरोसा है कि इस बार 400 पार होगा एनडीए का? देखिए, बड़ी बातें तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो माहौल बन रहा है, जो दिख रहा है, वो लग रहा है कि लोग मोदी जी के प्रति, बल्कि हम कई बार अपनी कमियां कुछ होती हैं उनको छुपाने के लिए भी आखिरी में पूछते हैं, अरे भाई महेश शर्मा से नाराज हो, मोदी जी से नाराज तो नहीं हो ना? कहते हैं हाँ जी, मोदी जी से नाराज नहीं हो। तो हमने कहा ठीक है, मोदी जी को वोट दे देना। हम यूं नहीं कहते कि उनको मिला हुआ वोट हमें तो अपने आप ही मिल जाएगा। तो ये भाव हो चुका है। जाते ही जहां लगाते लोग अपने आप मोदी मोदी के नारे लगाना शुरू कर देते हैं, कार्यकर्ता से लेके आम जनता तक। मैंने जितनी दफा हाथ उठाया, मैंने कहा तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? हाँ जी। तो जो कोई छोटी मोटी शिकायत होती है उनकी कि जी आप बहुत दिनों बाद आए हो, मेरी नाली नहीं बनी, मेरा खड़ंजा नहीं बना, वो भी सब वो भूल जाते हैं जब मोदी जी का नाम आता है। इतना बड़ा ब्रांड हो चुके हैं मोदी जी। वो इससे भी ऊपर। आज ही इज a philanthropic leader, he is a nationalistic leader, he is a development oriented politics leader, and he knows how to take the country to the new heights. What is his vision? कि 2047 में मेरा देश डेवलपिंग कंट्री का टैग उतारकर डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में खड़ा होगा।
जब हमारा प्रधानमंत्री विश्व के टॉप लीडर जो बाइडन से, ट्रंप से, शिंजो आबे से, शीपिंग से गलबैयां करता है तो 140 करोड़ देशवासियों का सीना चढ़ा हो जाता है। कौन है हमारा प्रधानमंत्री, पता नहीं करता था लोग कब आते थे, कब जाते थे, कब चले जाते थे। तो आज वो देखिए सब कुछ मान सम्मान, पंच बनते हैं लोग, सरपंच बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं इसी सीने के लिए, और इसी सीने के पीछे लोग युद्ध कर बैठते थे। तो आज उसमें तो हम शिखर पर हैं। किस तरह यूक्रेन के युद्ध में, किस तरह इजराइल में फिलिस्तीन से पैरेलल रिलेशन बनाकर रखना। विपक्ष कहता है कि आप फेक एजेंडा के वीडियोस चलाते हैं कि मोदी जी ने इनको बचाया, मोदी जी ने युद्ध रुकवाया, इस तरह के फेक एजेंडा के आरोप लगते हैं। अरे भाई, फेक एजेंडा फिलिस्तीन और इजराइल के साथ पैरेलल रिलेशन मेंटेन किए हैं ना, सबको दिख रहे हैं ना। अमेरिका और रशिया और यूक्रेन, इन तीनों के बीच में हमने तो अपना ऑयल का बिजनेस नहीं रोका ना, क्रूड ऑयल का बिजनेस, और बल्कि देश की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए उसका फायदा उठाया ना। तो ये पॉलिसी किसकी है, ये दिमाग किसका है? नरेंद्र मोदी का। ये बड़ा दिलचस्प है इस बार। धन्यवाद महेश शर्मा जी आज हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अजय चाको और मनोज अधिकारी के साथ मुझे मनोज्ञा लोहीवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।